55,000 मतलब आधे से ज्यादा प्राइवेट सीटें हैं। आपके बेटा और बेटी ने अगर 500 नंबर भी ले लिया नीट में, और एक पूंजीपति के बेटे ने, हम में से भी हो सकता है, उसने भले ही 300 नंबर लिया, वो 300 नंबर लेकर के एमबीबीएस कर लेगा। और आपके बेटा और बेटी ने 500 नंबर लिया तो भी एमबीबीएस नहीं कर पाएगा। अब ये बदमाश ये कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची। क्या ये पैसा इतना करोड़ों लाखों रुपए दे करके ये पर्ची और खर्ची नहीं है क्या? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, मुझे बताइए, नायब सैनी जी मुझे बताइए, क्या ये पर्ची खर्ची नहीं है? एक बेटी के नंबर ज्यादा है, एक बेटी के नंबर कम है, वो नीट में एडमिशन लेकर के एमबीबीएस बन जाएगी। लेकिन एक ज्यादा नंबर लेने वाली बेटी एमबीबीएस नहीं बन पाएगी। उसका दिल्ली जो भी सीयूटी के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर पाएगी। क्या ये बदमाशी पर्ची और खर्ची की नहीं? पर्ची खर्ची वाला एडमिशन ले लेगा, जिसके पास पर्ची और खर्ची का पैसा नहीं होगा वो दाखला नहीं ले पाएगा। अब आप सोचिए, आप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हो क्या? आप उनको अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हो क्या? आप उनको सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो क्या? बताइए मुझे, हाथ खड़ा करके बताइए। अगर आप सरकारी चाहते हो या प्राइवेट? सरकारी चाहते हो तो हाथ खड़ा करके बताइए आप सरकारी नौकरी चाहते हो। और मैं पीछे करता हूं, प्राइवेट नौकरी कौन कौन चाहता है? प्राइवेट, इस हाल में कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं चाहता। एक आदमी शायद प्राइवेट चाहते हैं, प्राइवेट। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, वो कह रहा प्राइवेट, लेकिन इसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या सरकारी नौकरियां हमारे पास बच रही हैं? उन आंकड़ों पर भी इसलिए जाना चाह रहा हूं क्योंकि पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को कैसे ले डूबेगी और मूल निवासी बहुजनों को इकट्ठा होने की जरूरत क्यों है और संपूर्ण राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों है। अब एक साथी हमारा यहां पर ऐसा भी है, वो कह रहा कि नहीं प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि सरकारी होना चाहिए। अब मैं सरकारी के ऊपर इसलिए बात करूंगा आंकड़ों के साथ। हरियाणा में लगभग मेडिकल जो कॉलेज है 13, इनमें से 6 सरकारी है, बाकी प्राइवेट है या डीम्ड। आप इसमें और भी अगर आप देखते हैं, आपको 20 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी कॉलेज खोलने की नीति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की इस नीति के मुताबिक क्या पूरे हरियाणा में सरकारी कॉलेज है? और सरकारी कॉलेज क्यों नहीं? और पूरे हरियाणा में अगर स्कूलों की बात करें तो 14,473 सरकारी स्कूल है और 10,394 प्राइवेट स्कूल है। और इनमें 22 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 मास्टरों की कमी थी और 6,000 जैसे स्वीपर है, चौकीदार है, लैब अटेंडेंट है, उनकी कमी थी। एक विभाग में अगर इतने पोस्टें विकेंट हैं, उनकी भर्ती नहीं की जाती, तो क्या विभाग अच्छे से काम कर पाएगा? और आपके बेटा और बेटी पढ़े लिखे और योग्य हैं, तो क्या उनको उस जगह नहीं लगाया जा सकता? इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? इसकी चर्चा अखबार टीवी क्यों नहीं करता? इसकी चर्चा इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं करती? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते? अगर आप लोग ये चर्चा चाहते हो तो हमारे जो एक भाई कह रहे हैं
मुझे लग रहा है उनकी बात का जवाब भी मिल जाएगा। हरियाणा रोडवेज में 30 सितंबर 2022 के मुताबिक 2581 बसें थी, 2581, और 562 बसें किलोमीटर वाली थी। अब हरियाणा को कितनी बसें चाहिए? रोडवेज की यूनियन कहती है कि हरियाणा को 15,000 बसों की आवश्यकता है। एक बस के साथ 12 लोग नौकरी करते हैं, तो कितने होना चाहिए? रोडवेज में कितने कर्मचारी हो जाएंगे? कितनी नौकरियां आपके लिए हो जाएंगी? माननीय करमवीर जी इधर बोल रहे थे कि किसी देश में 8 लोग नौकरी में हैं टोटल पॉपुलेशन के पीछे, कहीं 22 है, 32 है, 42 है। और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे तो ऐसे देश हैं जिसमें 100% सरकारी नौकरियां, सबको रोजगार है। और हमारे संविधान में भी लिखा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा इनकी गारंटी देता भारत का संविधान। जो भी सरकार आएगी सबके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगी, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हॉस्पिटल खोलेगी, उनकी सुरक्षा करेगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा क्या सरकारों ने पैदा किया? अगर नहीं किया तो सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें कहां ले जा रही हैं? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये दक्षिणी हरियाणा पड़ता है। उत्तरी जो दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड है उसमें 40,294 पद हैं स्वीकृत, और जिनमें से 18,719 पोस्ट खाली। ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है। अब आप बताइए, इतने बिना पदों के लगभग आधी पोस्टें बिजली बोर्ड में नहीं है, जहां 40,000 होने चाहिए, भी मतलब उसमें से लगभग आधी पोस्टें खाली। आधे कर्मचारियों के ऊपर कितना भार? जो 40,000 लोगों का भार लगभग 20-22 हजार कर्मचारियों पर है। तो ऐसे में क्या उनको परेशानी नहीं होती होगी? और 20,000 आपके बच्चे अगर दक्षिणी हरियाणा के और लग जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? और ये क्यों किया जा रहा निजीकरण? ये अपने जो पूंजीपतियों को, कल आपने एक अखबार देखा होगा, रेलवे के 2 स्टेशन निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। तो ये रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है। और ये निजीकरण आपको कहां ले जाएगा? ये निजीकरण आपको, जैसे आज MBBS अगर आप करना चाहते हैं, अपने बेटा बेटी को करवाना चाहते हैं, 1 करोड़ से कम फीस नहीं है, आप करा पाएंगे? आप कह रहे हैं आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, आपका बेटा सरकारी कॉलेज में MBBS करे, लेकिन सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो सरकार बंद कर रही है, और बंद कर रही है, आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या बिना इकट्ठा हुए, सरकार की नीतियों को बिना जाने, क्या आप ये लड़ाई लड़ पाएंगे? अगर ये आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या होगा? जो अभी हमारे साथी ईश्वर जी पूछ रहे थे कि कितने लोग पेंशनर हैं, बहुत थोड़े से लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब इनसे पूछा कि आपके बच्चों को भी मिलेगी क्या? कोई हाथ खड़ा नहीं किया, नहीं मिली। क्योंकि हरियाणा में भी 2004 के बाद, 2006 के बाद किसी को पेंशन नहीं मिली, जबकि पेंशन आपका हक है। भारत का संविधान इसकी गारंटी देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 31 अगर आप ये पढ़ेंगे तो जो आदमी देश सेवा, ये भी अगर कोई सरकारी नौकरी में काम करता है, अपना जीवन लगाता है, तो उसको पेंशन का अधिकार है। लेकिन सरकारें पेंशन खत्म कर रही, और पेंशन जो खत्म कर रही हैं तो इसके खिलाफ बोलते नहीं, क्योंकि कर्मचारी कम है। क्योंकि इस देश की टोटल पॉपुलेशन के पीछे
100 के पीछे 2 लोग बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों में। अगर यहाँ की संख्या 100 के पीछे 8 कर दी जाए, 10 कर दी जाए, अगर 10 कर दी जाए तो 5 गुना लोग नौकरी पे लग सकते हैं ना? नहीं लग सकते? लग सकते हैं। लेकिन इस देश के लोग ये चर्चा क्यों नहीं करते? अगर इस देश के लोग ये चर्चा करेंगे तो नौकरी की समस्या खत्म हो सकती? नहीं हो सकती। एक आंकड़ा पीछे आया, लगभग 24 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सरकार का आंकड़ा है। और 24 करोड़ लोगों को रोजगार को आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन सरकारें क्यों नहीं देना चाहती? मैं एक आंकड़ा और आपके सामने रख रहा हूं भारतीय रेलवे का। 1991 में नेट पे सर्च कर लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कई साथी सोचेंगे। भारतीय रेलवे में 16.7 लाख, 17 लाख मान लेते कर्मचारी थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 12.50, 12.5 लाख। वो आज जनसंख्या कितनी बढ़ गई? उस टाइम जनसंख्या थी 88.39 करोड़, 88 करोड़ या 89 करोड़ मान लीजिए। 89 करोड़ जनसंख्या थी। रेलवे में कितना कर्मचारी था? 17 लाख। और आज जनसंख्या कितनी हो गई? 144 करोड़, बल्कि 150 करोड़ हो सकती है। और जनसंख्या लगभग 66 करोड़ से ज्यादा, 144 के मुताबिक। अगर 150 करोड़ मान ले, अभी जनगणना की नहीं सरकार ने, तो हम इसको कितना मानेंगे? फिर आप ये हो जाएगा 72 करोड़। अब 72 करोड़ जनसंख्या बढ़ने पर कितनी नौकरियां होनी चाहिए रेलवे में? अभी रेलवे में 12.5 लाख और 1991 में जनसंख्या थी तो 17 लाख। अगर आज उस जनगणना का मुताबिक ये आंकड़ा सोचा जाए, जनसंख्या के मुताबिक ट्रेनें बढ़ी या नहीं बढ़ी? अगर ट्रेनें बढ़ी तो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए? जनसंख्या बढ़ी तो ट्रेनें भी बढ़नी चाहिए, ट्रेनें बढ़ी तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। लेकिन उल्टा कर्मचारी कम हो गए। ये क्या है? ये षड्यंत्र है देश की जनता के साथ। और ये षड्यंत्र कौन कर रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमें सोचने की जरूरत है। रेलवे दिखा रहा कि आज की डेट में 1.41 लगभग 2.25 लाख पोस्टें रेलवे में खाली, इतने कर्मचारी लगाए जा सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि 18 लाख कर्मचारी और रेलवे में लगाए जा सकते हैं अगर 1991 के मुताबिक अगर आंकड़े पर विचार किया जाए। अगर रेलवे में 18 लाख कर्मचारी लग जाएं, देश की क्या स्थिति होगी? देश के बेरोजगारों की क्या स्थिति होगी? लेकिन इस देश में इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा क्या होती है? आरक्षण से एससी-बीसी के लोग आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग आ जाते हैं। इस देश का ब्राह्मणवादी मीडिया चर्चा नहीं करता कि इस देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाओ, इस देश में खाली पद है उनको भरो। इस देश का मीडिया भी चर्चा करता आरक्षण की। और आरक्षण विरोधी मोर्चा के लोगों ने दिल्ली में 18 में भारत का संविधान जला दिया। क्यों जलाना चाहते हो भारत के संविधान को? इसलिए हमने ये महसूस किया कि भारत के संविधान के सम्मान में आंदोलन चलाना चाहिए। और इसलिए आपके सामने लिखा है भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान। यह अभियान हमने शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि भारत के संविधान का सम्मान कैसे होगा? क्या भारत के संविधान को आप घर पे पढ़ते हो? क्या अपने बच्चों को पढ़ाते हो? क्या उसकी चर्चा करते हो? अगर भारत का संविधान आप घर में नहीं पढ़ते, पढ़ करके उसकी चर्चा नहीं करते, तो इसका जिम्मेदार कौन?
हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार। हालांकि ईश्वर जी एक बात कह रहे थे कि महिलाएं ज्यादा दोषी है पूंजीवाद की। मैं उनकी इस बात से इतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि समाज के इस देश के पुरुष भी उतने जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं को उतने अवसर प्रदान नहीं किए। अगर हम अपनी मां बहन बेटियों को उतने अवसर प्रदान करते, उनको प्रोत्साहित करते और अपनी कुछ मजबूत संगठन बनाते और इस आंदोलन में उतारते, तो फिर ये महिलाएं भी जल कार्रवाई बन सकती। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो हमने जो जागृति का अभियान महिलाओं के लिए चलाना चाहिए था, वो हम नहीं चला पाए, वो अवसर नहीं मिला। घर में हमारी माँ बहन बेटियां वो दुश्मन द्वारा प्रायोजित नाटक देखती, दुश्मन द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं, क्योंकि उनका दिमाग कंट्रोल कर लिया जाता है। हम उनको अपनी सभाओं में नहीं लेकर के आते, हम उनको स्टेज पर मौका नहीं देते। अगर उनको भी बोलने का मौका दें, उनको बात करने का मौका दें और उनको सभा संगोष्ठियों में लेकर के आए, तो ये काम जो महिलाएं आज माताओं के पाठ रखती हैं, वो कल संविधान के पाठ भी रख सकती हैं, वो संविधान को भी पढ़ सकती हैं। जो वो व्रत और पूजा पाठ के बाद दान करती हैं, वो संविधान का पाठ करके संविधान को बचाने के लिए भी अपना दान दे सकती, अपना योगदान दे सकती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि घर घर जाकर के संविधान की चर्चा करो। इसलिए लिखा कि मेरी शान भारत का संविधान, BS4 डोर टू डोर। अब ये जो BS4 है क्या, इसी पर मैं बात कर रहा हूं कि भारत का संविधान है, उसका सम्मान करो। लेकिन सम्मान कब करेंगे? जब आप उसको पढ़ेंगे, जब उसको जानेंगे इसमें क्या चीज लिखी है, इसमें क्यों लिखी है, इसका क्या फायदा है, इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा। आप सुबह से बैठिए, क्यों बैठे? आप कुछ करना चाहते हैं और इसलिए आपके लिए गर्व और गौरव की भी बात है ये आपका त्याग और समर्पण इस देश को महान मंजिल तक ले जाएगा। यह आपके लिए बहुत गौरवशाली बात है कि चर्चा कर रही, चर्चा में आप लोग बैठे। इसीलिए जब भारत का संविधान आप पढ़ेंगे कि संविधान ने आपको क्या दिया, आपको सम्मान दिया। जब आप पढ़ेंगे इसमें आपको हक अधिकार मिले। हमारे साथी ने कहा कि हमारा जो भारत का संविधान जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुरक्षा करता है। बच्चा गर्भ में आ जाए उसकी भी सुरक्षा करता है, डॉक्टर की भी सुरक्षा करता है, इंजीनियर की भी सुरक्षा करता है, पुलिस कर्मचारी की भी सुरक्षा करता है, महिला की भी सुरक्षा करता है। आप देखिए किसी जब औरत गर्भ धारण कर लेती है, बच्चे को नहीं गिरा सकती, उसके खिलाफ बहुत सारे कानून हैं। इसका मतलब क्या है? कोई बुजुर्ग मर गया, वो अपने रीति रिवाज अपनी परंपरा से कर सकता है। भारत का संविधान बच्चों की शिक्षा के प्रबंध की बात करता है कि उसको स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन ये आज यूपी में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी 2-3 साल पहले 4801 स्कूल बंद करना चाहती थी हरियाणा सरकार। हमने विरोध किया, मेरे खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया हरियाणा सरकार। तो ये क्यों हुआ साथियों? ये इसलिए मैं कह रहा हूं। इसके साथ आप एक चीज और देखिए, सैनिकों की भर्ती 1991 में भारत की सेना में 11 लाख फौजी, 11 लाख। 1991 के बाद कितनी जनसंख्या बढ़ी मैंने बताया। तो फौजियों की कितनी संख्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? आप अगर देखेंगे बहुत मामूली बढ़ी। अगर आप थल सेना में देखेंगे 12,255 और आरक्षित सैनिक जो है 9,90,960 और वायुसेना में 1,39,576 और इसमें भी लगभग सेना में 1 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी। अब जो भारत का ठेका उठाते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं, उन देशभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी सेना में 1,35,850 पद रिक्त क्यों है? बताइए नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
आप इस देश का कह रहे हैं हम सच्चा राष्ट्र बनाएंगे, हम देशभक्त हैं, तो आपने ये सेना में भी इतने पद खाली क्यों रखे? कब भरोगे इनको? तो रेवाड़ी के इलाके में तो ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे जो मन मस्तिष्क है वो ब्राह्मणवाद के हवाले है। पूंजीवाद जैसा जो विषय रखा हमने, ये इसलिए रखा क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के न्यायी हैं। हमने ये पढ़ा कि ये तो सरकारों का काम था संविधान के मुताबिक काम करती, वो तमाम पोस्टें भरती, लेकिन वो तो सैनिकों की पोस्टें भी नहीं भर रही, रेलवे की पोस्टें नहीं भर रही, तो इससे किसका नुकसान है? उससे आप सबका नुकसान है, जनता का नुकसान है। और इसीलिए बाबा साहब ने, आज हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमें क्या खतरा आज देख रहे हैं ना? अगर इस देश के तमाम विभागों का निजीकरण कर दिया जाए, आज सरकारी कंडक्टर कितनी नौकरी लेता, कितनी वेतन पाता है, कितनी सैलरी लेता है, और प्राइवेट बस का कंडक्टर कितनी लेता है, सरकारी स्कूल का टीचर कितनी लेता है, और प्राइवेट स्कूल का टीचर कितनी लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। निजीकरण से क्या नुकसान हो सकता है? इस पर आप देखेंगे सामाजिक समानता बढ़ेगी, गैर बराबर, पूंजीपति पूंजीपति होता जाएगा, और क्या होगा? एकाधिकार, टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी जैसे लोग उभरेंगे। कौन पैदा होंगे? टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, जिंदल जैसे लोग। आपकी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। और क्या खतरा होगा? नौकरियों का नुकसान होगा और जवाबदेही की कमी होगी। अगर एक सरकारी बस समय पे चलती है, फिर वो पता नहीं समय पे चलेगी नहीं चलेगी। एक ट्रेन आज समय पे अगर चलती है, तो फिर प्राइवेट सवारी होंगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ऐसे ही जनहित से जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना है वो खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार का जोखिम बढ़ेगा। ये माता बहनों से निवेदन है वो बैठे, तो क्या होगा? और इसमें SC ST OBC को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये खतरा, और इस खतरे के कारण हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब इस खतरे का मुकाबला करना है तो कैसे करेंगे? बैठकर तो नहीं हो सकता, चिंतन मनन करेंगे बैठकर के, फिर इसके खिलाफ ठोस रणनीति बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे, योजना बना करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको जो आपका क्या नुकसान हो सकता है उस पर सोचिए। अगर सारे डिपार्टमेंट, जो महिलाएं जिनके पति आज नौकरी में, या जिनके ससुर या बेटा आज नौकरी में या पहले रहे, अगर ये सारे डिपार्टमेंट खत्म कर दिए गए तो आपकी क्या स्थिति होगी? सारे सरकारी स्कूल खत्म कर दिए तो क्या स्थिति होगी? तो इस पर आप सबको सोचने की जरूरत है। मतलब अब इसका सवाल ये कि आप क्यों जुड़े? हम लोग यहाँ पर बैठे, चर्चा की, अलग अलग संगठनों के लोगों को बुलाया, तो हम लोग क्या करें, क्यों करें? क्योंकि बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने क्या कहा कि मानव के आधुनिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, और औद्योगिकरण के लिए पूंजी आवश्यक है, परंतु निजी शक्तियों द्वारा औद्योगिकरण और राज्य की पूंजी, समाज की पूंजी द्वारा औद्योगिकरण, ये दो भिन्न विचारधारा पर टिकी है। एक तो निजी पूंजी, एक राज्य स्टेट द्वारा पूंजी। बाबा साहब कह रहे हैं दो अलग अलग विचार, इन दोनों विचारों को समझना होगा। और बाबा साहब ने इसमें और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस संदर्भ में बाबा साहब का जो स्पष्ट मत था वो क्या था कि भारत के तीव्र औद्योगिकरण के लिए राज्य समाजवाद आवश्यक है, स्टेट सोशलिज्म। बाबा साहब ने क्या कहा कि इसके लिए स्टेट सोशलिज्म जरूरी है, राज्य समाजवाद, कि राज्य के अधीन हो उद्योग, क्योंकि रेवाड़ी में उद्योग भी बहुत ज्यादा है। यहाँ दारू बेड़ा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां वहां पर रेवाड़ी के अंतर्गत जो हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं? ये सारे उद्योग किसके अंतर्गत होने चाहिए? राज्य के अंतर्गत। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या 10 पूंजीपतियों के नाम गिना सकते हैं जो रेवाड़ी के साथी हैं?
जो आपके समाज के हों, जिनकी अपनी फैक्ट्रियां हों रेवाड़ी में, क्योंकि ये फैक्ट्रियों का एरिया है। क्या आपके समाज के लोग टाटा, बिरला, डालमिया जैसे 10 लोग यहाँ पर हैं? अगर नहीं है तो आपको ये चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि आप समाज को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो बाबा साहब की बात हमें माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकते, प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो धन की असमानताएं पैदा करेंगे। ये बाबा साहब ने बहुत पहले चेतावनी, और उन्होंने कहा कि निजी पूंजीवाद ने यूरोप का उदाहरण दिया कि वहां असमानताएं पैदा की, और भारतीयों के लिए एक चेतावनी है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का वॉल्यूम 1 पेज 408 पर लिखी। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा। तो आप जो बात कह रहे हैं तो समय तो बाबा साहब ने जो बातें कही उसके साथ कुछ सुझाव हमें आज इससे चर्चा करनी। तो क्या करना